नोबेल प्राइज 2025 केमिस्ट्री की कैटेगरी में। अब यहाँ पे भी देखो मैक्सिमम जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो 3 है, तो लिखा ही था स्टार्टिंग में कि जो नोबेल प्राइज है वो मैक्सिमम 3 लोग शेयर कर सकते हैं। पीस प्राइज में ऑर्गेनाइजेशन वर्ड लिखा हुआ है, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर सकती है। अब इनकी डिस्कवरी क्या है वो चीज आपने जाननी है। अगेन जो नाम आएंगे, नाम आपने पेपर से पहले ही देख के जाने हैं, ये भूल जाओगे जब तक पेपर आएगा। तो कौन कौन है, किन किन को ये अवार्ड दिया गया है, तो सुसुमु कितागावा, रिचार्ड रोबसन, ओमार एम यागी। ओमार नाम सुन के क्या लग रहा है आपको, इनकी कंट्री? ठीक है, एक चीज तो लग गया आपको पता, कंट्री का लग पा रहा है आइडिया? जॉर्डन, 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 ठीक है। तो वहां पे होता है ये वाला जीनस, ठीक है, ओमार, ओमार, ओमार अब्दुल्ला वगैरह भी आपने टर्म सुनी होंगी, ठीक है। चलो ये जॉर्डन से है। अभी देखते हैं इनकी, जैसे जैसे आप यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ोगे आपको इनकी सिटीजनशिप भी पता लग जाएगी। सबसे पहली बात, इन्होंने किस चीज को डिस्कवर करा है, तो मेटालिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। पहले तो ये वर्ड याद रखो, MOF, मेटालिक यानी कि मेटल्स की बात हो रही है। एग्जाम्पल, मेटल का एग्जाम्पल दे दो, जैसे मर्क्यूरी को लिख सकते हैं, कॉपर, और हाँ हाँ बोलते चलो, ठीक है, एटसेट्रा। मतलब लग गया ना आपको पता है, एक तो मेटल की बात कर, नहीं 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 नहीं, हाँ सोडियम, सोडियम भी सॉफ्ट नेचर का होता है पर उसको हाँ कंसीडर कर सकते हैं, यस, हाँ हाँ मेटालिक है नेचर में। पोटेशियम आ गया, मल्टीपल एग्जांपल्स आर देयर, मतलब मेटल के ऊपर फोकस करा। इसमें आपने सिर्फ एक ही मेटल अभी के लिए याद रखनी है जिसपे रॉबसन जी ने काम करा है, दैट इज कॉपर, अभी के लिए। तो मल्टीपल मेटल्स हैं, और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कॉपर पे ही काम करेंगे, पर जो रॉबसन जी का काम था दैट वाज बेस्ड ऑन कॉपर। उसके बाद एक वर्ड और लिखा है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जब भी शब्द आता है तो मतलब यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा, वो है कार्बन। और कार्बन के बारे में आपने एक दिन भी पढ़ा था जब आइसोब्यूटेनॉल पढ़ा था या इथेनॉल पढ़ा था, ये टेट्रावेलेंट नेचर का होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब 4 बॉन्ड ये बनाता है, 1 2 3 4। फिर जिस दिन आपने पेट्रोल और डीजल के बारे में पढ़ा था, कुछ नेचर पढ़ा था ना आपने कि कार्बन कैसे कैसे चेन्स बना सकता है, ठीक है, वो तो पेट्रोल और डीजल आ गया। पर आपने कुछ नेचर भी पढ़ा था साथ में, जैसे कि कार्बन सीधी लाइन भी बना सकता है, स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, हाँ स्ट्रेट, नहीं नहीं वो उसको छोड़ दो पेट्रोल और डीजल को, ये नेचर आ गया कार्बन का। कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कि जितने मर्जी कार्बन आप अटैच करते चलो, ये 4 4 बॉन्ड बनाते हुए लंबी सी चेन बना देगा। तो एक तो आ गया स्ट्रेट चेन, ये पहला नेचर। दूसरा आपने एक और पढ़ा था कि हो सकता है स्ट्रेट के साथ साथ ये ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना दे, राइट? तो ब्रांच स्ट्रक्चर भी बन सकता है, तो एक नेचर आ गया ब्रांच नेचर। और एक साइक्लिक फॉर्म पढ़ी थी आपने कि ये साइक्लिक फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, कार्बन कार्बन, हाँ ये मैंने सिर्फ साइक्लिक बनाया भी, मैंने डबल बॉन्ड तो लगाया ही नहीं। साइक्लिक वर्ड, साइक्लो वर्ड तब यूज करा जाता है जब वहां पे आपको सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड एक ही जगह पे दिखाई देता है, सीक्वेंस में नहीं होता। पर वहीं पे अगर मैं सीक्वेंस में लगा दूं फिर वो बेंजीन बन जाता है कुछ इस तरह से, है ना? या फिर इन लाइंस की जगह पे एक सर्कल भी लगाया जा सकता है, रिंग भी लगाई जा सकती है, इसको बोलते हैं एरोमेटिक नेचर। पर यहाँ पे आप देख क्या रहे हो कि जो कार्बन है सीधी चेन भी बना लेता है, ब्रांच चेन भी बना लेता है, इसके साथ साइक्लिक फॉर्म भी बना लेता है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स साइक्लिक फॉर्म भी बना लेता है, जिसको आप एरोमेटिक वर्ड यूज कर लेते हो। तो जो इनकी डिस्कवरी है वो भी किस पे है, एक तो लिखा मेटालिक यानी कि मेटल लिए होंगे इन्होंने, और दूसरा लिखा ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन वगैरह हाइड्रोजन वगैरह का यूज करा होगा, और लिखा फ्रेमवर्क। ये जो साइड में आपको लेटिस स्ट्रक्चर मिल रहा है इसको बोलते हैं लेटिस स्ट्रक्चर। जैसे जब आपने केमिस्ट्री कभी पढ़ी होगी 6 क्लास में पहली बार, तो बोला जाता था ना ऐसे बॉल्स उठाई जाती हैं और उसको वुड के साथ अटैच करा जाता है, और उस अटैचमेंट को क्या बोल देते थे, बॉन्ड। याद है कुछ कुछ? ह्यूमैनिटी वाले कितने हैं, हैंड रेस करिए एक बार। बाकी साइंस बैकग्राउंड से हैं सारे? चलो फिर तो, मतलब साइंस जिसने केमिस्ट्री टच करी है तो। नो मैम, फिर कौन सी से हो, कॉमर्स? ओके कॉमर्स छूट गया था, हाँ हिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री, फिर तो आपको पता ही है कि कौन सी बॉन्ड की बात कर रही हूँ मैं। चलो बेसिक से शुरू करते हैं इसको, थोड़ा ध्यान से समझना, नोबेल प्राइजेस के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। ओके, सभी को पता है आप कौन सी सांस में ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, ये चीज सभी को पता है। और छोड़ते कौन सी हो, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जब आप पानी पीते हैं तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है, H2O। अब यहाँ पे देखना 2 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे आपको, एक ऑक्सीजन दिख रहा है। अब जब तक मैं सिर्फ अकेले ऑक्सीजन की बात करूंगी या सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूंगी या सिर्फ अगेन हाइड्रोजन की बात करूंगी, तो इनको इंडिविजुअली हम क्या कहते हैं, एटम। इसको भी क्या बोलेंगे, एटम। और ये भी क्या है, एटम। पर ये क्या चीज है,
ये मॉलिक्यूल होता है। जब बहुत से एटम आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। पर जब ऑक्सीजन की बात करी तो इसमें दो चीजें क्या हैं, एक भी ऑक्सीजन दूसरी भी ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलोगे, एटम की मॉलिक्यूल? ऐसा नहीं होता, ये मॉलिक्यूल ही है, क्योंकि इसमें दो एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल है। कंपाउंड पे आएंगे, पर आज हमारी स्टोरी एटम और मॉलिक्यूल तक की है। करते हैं इसको एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है, तो उसके साथ पढ़ते हैं कंपाउंड को। देन CO2 अगर देखें तो C है और दो O आ जाएंगे। तो इंडिविजुअली अगर बोलूंगी तो क्या आएगा, ये एटम, पर वहीं पे अगर इसको कलेक्टिव बोलूंगी तो ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। अब इसी एटम के अंदर, अच्छा जैसे परमाणु वर्ड आपने सुना होगा, आप जब हिस्ट्री के अंदर थ्योरीज पढ़ते हो या शायद आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे, डिपेंड करता है, कोई हिस्ट्री में करवा देता है, कोई आर्ट एंड कल्चर में करवाता है। उसमें एक थ्योरी आती है, वैशेषिका थ्योरी, पढ़ी है, नहीं पढ़ी अभी? न्याय थ्योरी आती है, विशेषिका थ्योरी आती है, मल्टीपल थ्योरीज आती हैं। विशेषिका में बोला गया था पहली बार परमाणु के ऊपर फोकस करा, मतलब एटम के ऊपर फोकस करा। अगेन जो फिजिक्स का ओरिजिन आपको दिखाई देगा वो इंडिया से ही होता हुआ दिखेगा, पर बाद में आप एक भी इंडियन का नाम ज्यादा नहीं सुनोगे, क्यों? क्योंकि एडवांसमेंट किन्हीं और कंट्रीज में हो जाएगी। तो उन्होंने भी क्या बोला था कि ये जो एटम है, यानी कि जो परमाणु है, इसको आप तोड़ नहीं सकते, मतलब ये सबसे लास्ट चीज है जिसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। सारी चीजें टूट जाती हैं पर एटम नहीं टूटता। फिर बाद में थ्योरीज का इवोल्यूशन हुआ, पता लगा ये एटम भी टूट गया। किसमें टूटा, वो नाम आपने सुने हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखो एटम इतने छोटे साइज का है, हर जगह पे आपको, अभी ऑक्सीजन दिखाई दे रही है यहाँ पे किसी को, पर एग्जिस्ट तो कर रही है, ठीक है? तो ये जो साइज है ये छोटा ही होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो खैर किसी को भी नहीं दिखाई देंगे। वैसे ही जो डायमंड होता है, डायमंड के लिए स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ऐसे सर्कल होता है, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, पर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार। एक इसके पीछे की तरफ भी बॉन्ड होगा, उसके साथ भी क्या जुड़ा होगा, सर्कल। इस तरह से ये बड़े सारे सर्कल आपस में बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाते बनाते इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज लैटिस। अब देखो क्यूब सभी ने बनाया होगा, क्यूब बनाया ना मैथ्स में, इस तरह से ही बनाते थे, याद है? मेरा तो अच्छा बन गया, ऐसे बनता था क्यूब। अब ये जो पीछे वाली लाइंस आपको दिख रही हैं वो 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थोड़ी फ्रंट साइड है, जैसे डाइस भी आप फेंकते हो इतनी सी साइड्स आपको दिखाई देती है। अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, तो अगेन यहाँ पे भी आपका ऑर्गेनिक मैटर ही प्रेजेंट होता होगा। अब देखने वाली चीज क्या है, बीच में कुछ एरिया खाली पड़ा हुआ है। इन खाली एरियाज के लिए वर्ड यूज करा गया है पोर्स। पोर्स मतलब जो अपने में से अलाउड कर देगा किसी भी चीज को पास करने के लिए। अब डिपेंड करता है, अगर पोर का साइज छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी सी चीज उसके थ्रू पास आउट नहीं करेगी, वहीं पे छोटे साइज की चीजें होंगी वो इजीली पास ऑन कर जाएंगी। पर इस बार जो स्टडी करी गई रॉबसन के द्वारा, इन्होंने इनिशियल ये स्टेप लिया था कि ये जो पोरस चीजें होती हैं, अच्छा पोरस को और इजीली समझो, ब्रेड देखी है सभी ने? ब्रेड में छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं ना, अगर आप पानी उसमें डालोगे तो फिर वो ब्रेड खराब कर जाएगी। रॉबसन ने फोकस करा कि ये जो पोर्स हैं, अगर मैंने इसमें पानी भी ऐड करा या कोई गैस भी ऐड करी, ये खराब नहीं होना चाहिए, मतलब अपनी ही स्टेट में दोबारा से वापस आ जाए। अब जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे जा रहे थे तो पानी जैसे मैंने इन पोर्स के थ्रू डाला। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप किसी कपड़े को धोते हो, बहुत बार धो लिया तो एक टाइम आता है ना वो खराब हो जाता है, वो खराब नहीं होना चाहिए। दैट इज द स्टडी ऑफ रॉबसन। थोड़ा आइडिया लग पा रहा है? थोड़ा मुझे पता है ये टेक्निकल हो जाएगा, पर इसको थोड़ा कंपेयर करके कर लेते हैं। वैसे मैंने ब्रेड का पीस उठाया, उसमें पोर्स तो बहुत सारे थे, पोर्स के थ्रू पानी एक टाइम पे शायद वो चला भी गया, दूसरी बार वो सारा ही खराब हो जाता है, मतलब इंस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है स्ट्रक्चर। वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रोफाउंड होती है। हम फोकस करते हैं कैसे किसी कंपाउंड को और ज्यादा स्टेबल बनाया जाए, तो इन्होंने फोकस करा इन्हीं पोर्स के ऊपर कि ये जो पोरस एरिया है अगर इसका हम बेटर यूज कर सकें तो जो हमारा कंपाउंड है वो तो सालों साल चलेगा, वो कभी खराब नहीं करेगा। एक और एग्जांपल सुनो, अब जैसे मान लो डेजर्ट एरिया है, पूरा दिन में आप देखोगे ठीक ठाक धूप पड़ी होती है, पर वहीं पे रात को देखोगे तो ठंड हो जाएगी और एक साथ नमी भी आएगी। नमी मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर आपको एयर में लगेगा। अब डेजर्ट में एक दिक्कत रहती है सबसे बड़ी, पानी की, कि पानी अवेलेबल होता। अब जब इन्होंने रॉबसन ने ये स्टडी करना शुरू किया तो उन्होंने एक एप्लीकेशन ये भी प्रोवाइड करी। अब मान लो आपने ऐसा कपड़ा डेवलप कर लिया, कपड़े को भी छोड़ो, आपने एक स्पॉन्ज डेवलप कर दिया, जैसे बर्तन भी साफ करते हैं उसमें भी क्या यूज होता है, स्पॉन्ज का यूज करते हैं ना। एक ऐसा स्पॉन्ज बना लेते हैं, रात को उसको रख दिया करेंगे आराम से, रात को जब नमी होएगी वहां पे तो वो नमी एब्जॉर्ब कर लेगा वो स्पॉन्ज, सुबह जब धूप आएगी तो उससे एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। तो वहां पे भी ये जो रॉबसन की और जो बाकी के दो लोग हैं उनका ये मेटालिक ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क काम करने वाला है। तो ये तो वाटर का एग्जाम्पल था।
एक और प्रॉब्लम से हम सफर कर रहे हैं, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग में आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो क्या हो अगर हमारे पास ऐसे स्पॉन्ज अवेलेबल हो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंस के लिए भी चाहिए, प्लांट्स थोड़ी ग्रो कर पाएंगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुई। ये चीज सभी ने सुनी है कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और छोड़ते कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके वाइस वर्सा आपने प्लांट्स के केस में सुना होगा कि वो इनहेल कौन सी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करनी होती है, अपना खाना बनाना होता है, और छोड़ते कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। तो एक एग्जाम्पल आपने देखा वाटर का, जिसमें ऐसी स्पॉन्ज रेडी कर लेते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और सुबह आप उससे वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब साइज अभी मे बी मेजोरिटी ने छोटा सा सोचा होगा, वो तो बहुत एरिया को कवर कर सकता है, ऐसा स्पॉन्ज वो रहेगा। वैसे दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा कि हमारा क्लाइमेट चेंज कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कौन कौन सी गैसेस इंक्रीज हो रखी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, और हमारे कुछ एमिशन है कि नेट जीरो एमिशन हमको बनना है बाय 2070। पर अगर हमारे पास कुछ चीज अवेलेबल ही नहीं है जिससे हम गैस को रिड्यूस कर सके, तो कैसे होगी वो ब्रेक थ्रू। तो इसी से रॉबसन का जो ये मॉडल शुरू हुआ था, इन्होंने इनिशिएट करा था। तो एक गैस का एग्जाम्पल भी आ जाता है कि ऐसा स्पॉन्ज बना लेते हैं जो किसको एब्जॉर्ब कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। अच्छा, आपने कभी ऐसे देखा है कि फ्रूट रखे होते हैं इकट्ठे, बहुत सारे फ्रूट इकट्ठे रखे थे, एक गलती से सड़ा हुआ उसमें रह जाता है, फिर क्या होता है, सारे सड़ने लग जाते हैं। तो जब राइपनिंग होती है ना फ्रूट की, तो वहां पे एक गैस निकलती है, उसका नाम है इथाइलिन गैस। हाँ, ये कॉमन आ गया, और इथाइन बोलोगे तो साइंटिफिक आयुपेक नेम आ जाएगा उसका। तो ये इथाइलिन गैस जो होती है, जब कोई फ्रूट था, मान लो इसको एप्पल ले लेते हैं, वैसे तो इसका शेल्फ लाइफ बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, बनाना उठा लो तो उसमें आप देखोगे जल्दी सड़ने लगता है, और अगर अटैच रहे दूसरे केलों के साथ वो भी खराब होने लग जाते हैं, उसमें से भी सेम ही सड़ने की बदबू आनी शुरू हो जाती है। मतलब वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, इथाइलिन गैस। अब यहाँ पे बोलेगे कि कवर करने से बेटर है ऐसे स्पॉन्ज बनाए जाएं जिससे इथाइलिन गैस को कंट्रोल किया जा सके। मान लो मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स थे यहाँ पे अवेलेबल, ये वाला बहुत ज्यादा इथाइलिन गैस एमिट कर रहा था, तो इसको ऐसे स्पॉन्ज में रख लेंगे कि इथाइलिन गैस बाहर वालों को इम्पैक्ट नहीं करेगी। मतलब आपने उसको साइड नहीं किया, अभी ये शायद उतना सड़ा भी नहीं हुआ था, यूज हो सकता था, पर इसको ऐसे स्पॉन्ज में ऐड कर दिया जिसने सारी की सारी इथाइलिन गैस को एब्जॉर्ब कर लिया। ये तो फिर भी छोटा सा एग्जाम्पल था, पर अगर क्लाइमेट चेंज का जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उसको कोई चीज कंट्रोल कर ले, तो ये अपने में ही बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू बात है। लग गया थोड़ा सा आइडिया किस चीज के ऊपर फंक्शन कर रहा है। तो ये जो लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं ना, इस तरह से दिखाई देते हैं जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो। इसके अंदर ये जो ब्लैंक स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, इन सभी को हम कैटेगराइज करते हैं पोरस। पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे छेद पड़े होंगे, उन छेद में से गैस भी जा सकती है, सॉलिड भी जा सकता है, लिक्विड भी जा सकता है। पर जब ये सारी चीजें पास करती हैं इसके थ्रू, वो खराब हो जाती हैं, डीस्टेबलाइज कर जाती हैं, इंस्टेबल हो जाती हैं। उसी के ऊपर फोकस करा रॉबसन के कि हम इन पोर्स को बेटर तरीके से यूटिलाइज करेंगे, और आज के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इसकी एप्लीकेशन का यूज करके उनको ठीक करने की ट्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि क्या इनका मेन डिस्कवरी थी। कितने ऐसे हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं लगा, मैं वैसे सभी के फेसेस भी नोट कर रही थी। अच्छा, आप सुन तो रहे थे, हाँ। ओके, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, बाकी सभी को पक्का क्लियर है, पक्की बात। कहीं रिएक्शन ले से मुझे न्यूट्रल अप्रोच मेरे साथ मत करो यार, ऐसे थोड़ी होता है, न्यूट्रल मेरे साथ थोड़ी रहना है आपने, बताना है दोबारा से। 3 लोग हो गए, बाकी सभी को क्लियर है। ये देखो, फिर बोल क्यों नहीं रहे हो, अब पीछे से सिर हिले कि नहीं, थोड़ा सा बता दो। ओके, दोबारा से सुन लो, एक बार सुन लो, एक बार क्लियर हो गया तो आप भूलोगे नहीं, पर आराम से सुनो। आज के टाइम पे आप सभी को पता है क्लाइमेट चेंज कर रहा है, और क्लाइमेट चेंज के पीछे हम 2-3 फैक्टर बताते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, इंडस्ट्री का यूज हुआ बहुत ज्यादा, बहुत से एमिशन हुए, एमिशन में क्या निकल के आई, गैसेस निकल के आई, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इन सब की टेंडेंसी होती है कि हीट बहुत ज्यादा सोख लेते हैं। मतलब वो, जैसे आपने ग्रीन हाउस देखे होंगे ना, जहाँ पे सब्जियां उगाई जाती हैं या फ्लावर उगाए जाते हैं, उसमें एक कवर लगा दिया जाता है, फिर सारी की सारी आईआर रेडिएशन अंदर ही रहती है, वो बाहर जा ही नहीं पाती हैं, तो उससे तो अर्थ गर्म हो जाएगी। तो इन शॉर्ट, ये जो अर्थ में गर्माहट आ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसकी वजह से सारे इंपैक्ट कर रहे हैं। वो कोई भी बायोडाइवर्सिटी का, ह्यूमन बींग आ जाए, प्लांट्स आ जाए, एनिमल आ जाए, सारे नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहे हैं। तो अब हुआ क्या, जो रॉबसन है, एक ही नाम में उठाऊंगी क्योंकि जो बाकी के साइंटिस्ट हैं इन्होंने इसी मॉडल को आगे और ज्यादा मॉडिफाई किया था, तो रॉबसन का ही हम पहले नाम लेंगे। तो इन्होंने बोला कि क्या करें ऐसा
कि हमारे पास कोई ऐसा स्पॉन्ज बन जाए। स्पॉन्ज तो समझते हो ना, बर्तन सभी ने धोए हैं, वो ग्रीन कलर का स्क्रबर सा यूज करते हो या फिर वो मेटल वाला यूज करते हो। तो उसकी तरह एक चीज बना लेते हैं जो क्या करें, इन गैसेस को ही एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुकी है, मीथेन बढ़ चुकी है। कईयों ने तो बोला कि अडेप्ट ही कर लेते हैं, जैसे जैसे क्लाइमेट हो रहा है सारी चीजें शायद अडेप्ट नहीं कर पाएंगी। तो इन्होंने स्टडी करा कि हम जो ये मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके, इनके बॉन्ड्स को अच्छे से समझते हैं, इनके अंदर जो पोर्स अवेलेबल होते हैं उनको अच्छे से समझते हैं, और उसकी एप्लीकेशन इन स्पॉन्ज के ऊपर लगा देंगे। मतलब क्या हो अगर ये स्पॉन्ज उन गैसेस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे। बाकी जो नेचर में थी वो तो पता लग ही जाता है आज के टाइम पे, आप एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ते हो कि कौन सी गैस कितनी प्रेजेंट है यहाँ पे, पार्टिकुलेट मैटर कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, स्पॉन्ज का यूज करेंगे, और वो जो एक्स्ट्रा वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रखी है या एक्स्ट्रा वाली मिथेन गैस प्रोड्यूस हो रखी है वो स्पॉन्ज के थ्रू एब्जॉर्ब करवाएंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे। कहाँ भी करें स्टोर, सबसे बेटर रिजर्वायर क्या है कार्बन को स्टोर करने का? पानी आ गया, अर्थ आ गया, लैंड मास भी, अर्थ एक्ट एज अ कार्बन सिंक तभी बोलते हैं। तो अर्थ पूरा वर्ड बोला, लैंड मास भी आ जाएगा और आपका वाटर वाला एरिया भी आ जाएगा, तो वहां पे इसकी स्टोरिंग कर दो। कार्बन कैप्चरिंग भी जिसे आप प्रोसेस का नाम देते हो, पाइप्स लगाई जाती हैं जमीन से और एक्स्ट्रा कार्बन पूरा जमीन में दफना दिया जाता है। तो वो जो कार्बन था वो तो फिर अर्थ में तो हेल्पफुल ही रहेगा, वहां पे बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करेगा, तो कार्बन कैप्चरिंग जैसी प्रोसेसेस लगाई जाती हैं। ये आ गई नंबर 1 एप्लीकेशन। जो दूसरी मैंने आपको बताई वो इथाइलिन गैस से रिलेटेड थी, जैसे डेली लाइफ से रिलेटेड आ गई वो। जब फ्रूट सड़ने लगते हैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आनी शुरू होती है उससे, तो वो गैस होती है कि इथाइलिन गैस। इवन जब फ्रूट आपके पक रहे होते हैं, पेड़ पे ही होते हैं, पहले देखा होगा आपने कि जैसे सेब भी है तो बहुत ज्यादा हार्ड होगा, अभी खाने लायक नहीं होगा, खाया तो शायद दांत टूट जाए, तो वो सॉफ्टन भी तो होगा, तो उसके लिए एक गैस रिस्पॉन्सिबल होती है जिसका नाम है इथाइलिन गैस। अब ये गैस तब भी रहेगी जब आपने पेड़ से उस फ्रूट को हटा दिया था। अब हुआ क्या, आपने सारे फ्रूट्स एक बास्केट के अंदर रखे और आपने नोटिस किया कि एक फ्रूट है जो शायद जल्दी राइपन कर रहा है, क्योंकि उससे कौन सी गैस ज्यादा मिट हो रही है, इथाइलिन गैस। अब ये क्या करेगा, जो बाकी के फ्रूट आसपास थे उनको भी जल्दी से पकाने लगेगा, और शायद आपके घर पे फंक्शन था 13 तारीख को, और जो राइपनिंग थी वो 10 तारीख को ही पूरी हो चुकी है, वो खाने लायक बचेंगे नहीं। तो यहाँ पे बोला कि एक छोटी सी एप्लीकेशन ऐसी भी तो बन सकती है कि एक फ्रूट के अराउंड स्पॉन्ज लगा दीजिए, जो क्या करेगा, उसी इथाइलिन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बाकी की तो वो सेफ रह जाएंगे क्योंकि वो इतनी इथाइलिन गैस प्रोड्यूस कर ही नहीं रही थे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, बाकी चीजों को बचा लिया। शायद छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे राइटर ने भी यही वाला एग्जाम्पल यूज करा था जो आपकी डेली लाइफ से एसोसिएटेड है, पर इसका जो यूसेज है, यूटिलिटी है, वो एनवायरमेंट लेवल तक जा रही है। आप जो एक्स्ट्रा गैसेज हैं उनको एब्जॉर्ब करवा रहे हो, उनको स्टोर करवा दे रहे हो, तो वो एक तरह से हेल्पफुल ही अपने लिए, एप्लीकेशन तो रहेगी। अब बताओ यहाँ तक समझ आया? अब तो थोड़ा थोड़ा लग गया पता, ठीक है। अब मैं चलती हूँ थोड़ा सा आगे। अब इनका जो मेन फोकस था, सुसुमु किटागावा, रिचार्ड रॉबसन और ओमार एम यागी, इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स पे काम करा। मेटल्स आ गई, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन वगैरह के जो बॉन्ड्स हैं उनके बारे में बात करी, एंड फ्रेमवर्क, ये जो साइड में आपको लेटिस स्ट्रक्चर दिख रहा है, इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर इन्होंने फोकस करा। अब कहीं सोच रहे होंगे ये स्ट्रक्चर पता नहीं कैसे बनते हैं, तो उसके लिए चाहिए होती है डीप केमिस्ट्री, तो इसको आप साइड लाइन कर दो, एक वर्ड याद रख लो, दैट इज लेटिस वर्ड, लेटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको। अब ये देखो इनकी एप्लीकेशन, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग करी जा सकती है डेजर्ट एयर में, जब रात को नमी होती है तो उस पानी को सोख लेंगे और उसको फिर बाद में एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। वैसे पॉल्यूटेंट एक्सट्रैक्शन एंड कार्बन कैप्चर, जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, क्लाइमेट चेंज कर रहा है, कौन कौन सी गैसेस का लेवल इंक्रीज हो रखा है, उनके ऊपर इन्होंने फोकस किया। तो आगे ना यूटिलिटी हमारी डेली लाइफ में, ये चीजें तो सारे अवेयर हैं। बेशक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ये वर्ड आपको टफ लगा होगा सुन के, पर ये तो आप सभी ने ही सुन रखी है, रेगिस्तान के बारे में सभी ने सुना है, पॉल्यूटेंट इंक्रीज कर रहे हैं वो सभी ने सुन रखा है, तो उसके ऊपर यहाँ पे यूटिलिटी आ जाएगी जो इन्होंने ब्रेक थ्रू करी हुई है। अब क्लियर हुआ, थोड़ा सा लग पाया पता, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन्होंने नई पॉसिबिलिटीज ओपन कर दी हैं कि जो मटेरियल, जो ये फ्रेमवर्क्स पढ़ा करते थे जो पहले इंस्टेबल कर जाते थे, अब शायद स्टेबिलिटी की तरफ हम चलेंगे। अब थोड़े वन बाय वन इनकी कंट्रीब्यूशन देखोगे, ये देखो, ये ब्रेड के साथ कंपेयर करें, ये छोटे छोटे छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे क्या हैं, पोर्स। वैसे ही हमारे लेटिस स्ट्रक्चर के अंदर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू गैस, लिक्विड, सॉलिड हर चीज पास ऑन करती है, ठीक है जी। तो ये पोर्स के साथ कंपेयर किया। अब आ जाओ ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के ऊपर कैसे काम होने लगा। अब देखो, स्टार्टिंग में आपने आज पढ़ा
ये ऐसे नहीं होता कि आपने एक डिस्कवरी कर दी और आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। आपने सोचा कि 50 साल तक आपने ठीक ठाक बिजनेस किया, बाद में आपने सोचा दोबारा से केमिस्ट्री में जाता हूँ क्योंकि मेरे पास केमिस्ट्री हुआ करती थी, तब आपको ये अवार्ड नहीं मिलता। यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद आपकी फुल कंट्रीब्यूशन इन्हीं रिसर्च की तरफ होनी चाहिए। तो टाइम पीरियड है 1989 टू इनिशियल ब्रेक थ्रू, आज के टाइम तक क्या क्या चीजें उन्होंने करी। सबसे पहले रिचर्ड रॉबसन यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में ये काम कर रहे थे, अपना स्टूडेंट्स को भी वहां पे पढ़ाते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, इनकी सिटीजनशिप ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फंक्शन किया कॉपर आयंस के ऊपर। नंबर वन चीज होगी ना यहाँ से फुलफिल, मेटल ऑर्गेनिक, तो पहली मेटल यूज करी कॉपर, कॉपर की पॉजिटिव फॉर्म, और इस पे लगा दिए 4 बॉन्ड कि मुझे इसे स्टडी करना है, इसको स्टेबलाइज करना है। आपने सुना होगा Cu पॉजिटिव भी होता है, Cu2 पॉजिटिव भी होता है। तो पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव सबसे कॉमन रहता है, पर Cu पॉजिटिव इनस्टेबल होता है। अब फोकस किस पे करा कि स्टेबल तो पता ही है अपने को, हमने फोकस किया अनस्टेबल चीज के ऊपर। मतलब जो रॉबसन थे उन्होंने बोला जो अनस्टेबल कंपाउंड भी बनते हैं उनको मैंने स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। उनका लेटिस स्ट्रक्चर, अगर मैं इससे पानी पास करूं तो पानी पास हो जाना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए, दोबारा से अपनी उसी शेप में वापस आ जाना चाहिए। जैसे इलास्टिक होता है, इलास्टिक की एक इलास्टिसिटी होती है, एक टाइम तक ही आप रबर को खींच सकते हो, एक टाइम आएगा वो छूट जाएगा। तो वो जो इलास्टिसिटी थी वो खत्म नहीं होनी चाहिए इन कंपाउंड्स की, उसके ऊपर फंक्शन शुरू किया किसने, रॉबसन जी ने, जो की है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और साथ में कॉपर आयन को जोड़ दिया 4 आर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पे लगे होंगे कार्बन वगैरह। अभी पढ़ा आपने ऑर्गेनिक, जब भी वर्ड आता है यहाँ पे कार्बन होता है और उसको सपोर्ट देने के लिए हाइड्रोजन साथ में लग जाता है, दैट इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। अब इसके बाद इन्होंने वेल ऑर्डर्ड स्पेशियस क्रिस्टल बनाया जिसमें बहुत सारी कैविटीज प्रेजेंट थी। ये ऊपर की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इनके रिसर्च पेपर से ही उठाया गया है जब इन्होंने अपनी स्टडी शुरू करी थी। तो ये देखो, ये जो ये वाला नेचर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्गेनिक या मेटल? कितने बोलते हैं ऑर्गेनिक? ऑब्वियसली ऑर्गेनिक आ गया। ये बताइए ना, साइक्लिक फॉर्म भी हो सकती है ऑर्गेनिक मेटल्स की, तो वो चीज आ गई यहाँ पे। इसको क्या किया, सेंटर में कार्बन आयन लिया, सॉरी कॉपर आयन लिया, और इसके साइड में क्या किया, सब जगह पे कार्बन अटैच कर दिए, 4 बाजुएं लगा दी कार्बन की, जिसके साथ फिर फर्दर लंबी चेन कितनी भी हो सकती है। स्पेशियस क्रिस्टल बनाया ताकि पोर्स को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके, जिन पोर्स के थ्रू गैसेस पास करेंगी, लिक्विड पास करेंगे, सॉलिड पास करेंगे या फिर लिक्विड। मतलब पहले भी ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे थे, पर डिटेल में किसने शुरू कर दिए, रॉबसन ने। शायद और भी बहुत से लोग कर रहे होंगे स्टडी, पर इनका वर्क हाईलाइट होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो, ये साइड में जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, ये डायमंड का है। अब डायमंड आपने कैसा देखा है, चमकता हुआ, किसकी वजह से चमकता है, कौन सा फिनोमिना होता है, स्टेट एग्जाम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट रेडिएशन एक दूसरे से टकराती है तो TIR उसका मैकेनिज्म रहता है, तभी चमकता है आपका डायमंड। अब ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा जो कैविटीज आपको दिखती हैं कहीं, वो डायमंड के अंदर दिखाई जाती हैं। उसके बाद ग्रेफाइट पे आपने पढ़ी होंगी, बकमिंस्टर फलरेंस होता है, ये सारे कार्बन के ही एलोट्रोप्स हैं, मतलब एक से ही होते हैं, कार्बन के ही बने होते हैं। डायमंड भी कार्बन है एक तरह का, सभी को पता है ना। बोलते हैं कि एक खदान है कोयले की, उसमें से डायमंड एक ही निकल के आता है, क्योंकि जिसने सबसे ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर सहा होता है वही किसकी फॉर्म लेता है बाद में, डायमंड की। बाकी कोल भी तो क्या है, वो भी तो कार्बन की फॉर्म है, पर जिसपे प्रेशर और टेम्परेचर सबसे ज्यादा लगा वही आगे जाके चमकेगा, दैट इज डायमंड। ठीक है जी। तो ये जो क्रिस्टल था, इसका जो लेटिस था, लेटिस समझ रहे हो अब, ये जो साइड में आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो सर्कल लगाए हैं, सीधी लाइंस लगाई हुई हैं, दैट इज लेटिस। उसी की तरह था, बड़ी बड़ी कैविटीज इन्होंने रिप्रेजेंट करी ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आ भी सके और जा भी सके, वहां से इन एंड आउट वहां पे हो सके। नेक्स्ट, रॉबसन की हाइपोथेसिस क्या थी कि अगर ये लार्ज कैविटीज के थ्रू मॉलिक्यूल इजीली पास ऑन कर जाते हैं तो इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन और ज्यादा फास्टन कर जाएंगी। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट? हाँ, कैटलिस्ट का मतलब है जैसे और सिंपल इसको अगर करें, जैसे मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल वालों ने तो बोल दिया कि रिएक्शन को फास्ट करता है, और एग्जाम्पल दो। हाँ, कैटलिस्ट का काम कर गया, तो ये आ गया बिल्कुल लेमन सा एग्जाम्पल। तो कैटलाइज करने के लिए इसी पे तो फोकस कर रहे हैं। कई बार रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है केमिकल रिएक्शन पर, अगर पोर्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो केमिकल रिएक्शन शायद और ज्यादा फास्ट हो सकती है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब भी ऐसी स्टडी करी जाती कि केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता था। शायद एक बार गैसेस पास कर गई, दूसरी बार के लिए वो स्ट्रक्चर बचता ही नहीं था, तो अनस्टेबल हो जाता था और क्लैप्स कर जाता था। वो जो लेटिस आपने बनाया, एक घर बनाया आपने बॉल और स्टिक का यूज करके, वो सारा घर टूट जाया करता था। तो रॉबसन के केस में भी ये प्रॉब्लम्स आई, तो इन्हीं को हेल्प करने के लिए फिर फर्दर आते हैं सुसुमो कितागावा,
देन दूसरे हैं ओमार यागी। अब जैसे सुसुमो कितागावा है, ये क्योटो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मतलब काम भी वहीं पे कर रहे हैं, पढ़ाई भी इनकी वहीं से हुई, तो ये आगे जापानीज, तो इनकी सिटीजनशिप आ गई जापान की। दूसरे हैं ओमार यागी, वैसे तो ये जॉर्डन के हैं सिटीजनशिप, पर पढ़ाई जो इन्होंने करी अपनी वो यूसी बर्केली, तो ये कैलिफोर्निया में आ गया यूएस, तो वहां पे इनकी स्टडीज रही। इन्होंने अपनी जो स्टडी थी वो बहुत नेसेंट एज से शुरू कर दी थी, जब ये 5 साल के थे। तो इनके घर में ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, ना तो कोई वाईफाई, तो खैर उस टाइम पे था ही नहीं, कोई भी अवेलेबल नहीं थी, बुक अवेलेबल नहीं थी। एक दिन ये चोरी से ना लाइब्रेरी में गए थे कि मैं देखूं इधर होता क्या है, बड़ी सारी बुक्स रखी होती हैं, और गलती से जो पहली बुक उठाई थी वो केमिस्ट्री की थी, और उसमें लिखा था एटम मॉलिक्यूल इन्हीं के बारे में। तो वहां से इनको स्पार्क लगा कि ये तो एक तरह से मैजिक की तरह चीजें हैं, ये तो कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो वो कैसे जो अराइज करता है वहीं से इनकी जर्नी शुरू हो जाती है। फिर इन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड पे ही फोकस करा। उसके बाद इन्होंने फोकस करा जो पीछे छूट रही थी चीजें, अनस्टेबिलिटी, और दूसरा वो जो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जा रहा था वो नहीं करने देना है, तो स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करा, और वो फंक्शनल रहे, जैसे था वैसे दोबारा से अपनी फॉर्म को रिफ्रेन कर ले, तो उसके ऊपर फोकस किया। तो इन्होंने मेन एम्फेसाइज किया लिंकर्स के ऊपर, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। अब ये लिंकर और कनेक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे, क्या ऐसी चीज है जो इसको कोलैप्स करवा रही है, जब कोई मॉलिक्यूल इससे पास कर रहा है तो किस वजह से ये टूट जा रहा है, तो उसके ऊपर फोकस करना शुरू करा कीतागावा और ओमार यागी जी ने। की फीचर देख लो, तो सबसे पहले मेटल आयन होगी जो बिल्कुल सेंटर में रहेगी, जैसे कि रॉबसन ने यूज करा था कॉपर आयन को। उसके बाद ऑर्गेनिक लिंकर्स रहेंगे, ये आगे कार्बन, और कार्बन तो मल्टीपल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है, कौन सी फॉर्म बेटर रहेगी कि वो स्ट्रक्चर टूटे ना, तो उसके ऊपर फोकस करा। जैसे घर बनता है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है ना, क्यों करनी पड़ती है, क्या रीजन है, ताकि वो घर कोलैप्स ना करे, पता लगा कल को अर्थक्वेक आया, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पूरा घर गिर गया। फाउंडेशन के ऊपर फोकस करना शुरू किया, जो बाद में कीतागावा और ओमार यागी आते हैं। इन्होंने बोला हम स्टेबिलिटी और फंक्शनैलिटी पे सबसे ज्यादा काम करेंगे। फिर स्टोरेज, सेपरेशन और रिएक्शन, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे किसी के साथ बाइंड अप कर जाते हैं। अब देखो आपने जो स्ट्रक्चर बनाया, मैं जैसे क्यूब बना देती हूँ आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या वो टफ है, कहीं तो ऐसे हैं कि ये नहीं है अपने भाई, केमिस्ट्री आ गई। और देखो आपके सिलेबस में सारे सब्जेक्ट ऐड करे हुए हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा बनाना ही पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग। ये वाला स्ट्रक्चर हम अज्यूम कर लेते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी, ऐसी गैसेस भी आएंगी, शायद वो इन कैविटी में रुक जाएंगी, वो आगे पास ही नहीं करेंगी। और आपने फोकस किया था इन एंड आउट के ऊपर, मतलब गैसेस आती भी रहें जाती भी रहें, पर कुछ गैसेस ऐसी हो सकती हैं, कुछ मेटल ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पे कैविटी में ही आके रह जाएंगे। कुछ गैसेस ऐसी भी होंगी जो इन कार्बन के साथ अटैच कर जाएंगी, कि हमको नहीं जाना ना तो कैविटी में, ना तो हमें पास होना है, हमें कार्बन के साथ रहना है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर कुछ ऐसे सॉलिड मॉलिक्यूल आएंगे जो इन पोर्स को तोड़ ही देंगे, तो इनके ऊपर अब फोकस करा कीतागावा और ओमार यागी जी ने। मतलब रॉबिन्सन भी कर रहे हैं स्टडी, फर्दर इन्होंने स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करा, इन्होंने फाइंड आउट करा कि वो जो कोलैप्स कर रहा है पूरा का पूरा मॉडल, वो किस वजह से कर रहा है, तो इन्होंने उसके ऊपर स्टडी करा। अब लग गया थोड़ा सा बेस पता, फाउंडेशन सी लगी, थोड़े से एक्टिव रहो, थोड़ा सुनो, ऐसे प्रेशर मत लो कितना, एक ही आर्टिकल है केमिस्ट्री वाला, उसके अलावा तो फिर से अपने जीएस ही है नॉर्मल। एप्लीकेशन क्या क्या है वो याद रख लेना। नंबर 1 इज वाटर हार्वेस्टिंग, जो आपका डेजर्ट है वहां पे जब नमी आ जाती है तो वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करवाना है एक स्पॉन्ज के ऊपर, सुबह जैसे ही होगी उस स्पॉन्ज को निचोड़ लीजिए, वहां से पानी निकल के आएगा। बाकी स्पॉन्ज में थोड़ी होगा वैसे, थोड़ी थोड़ी नमी होगी, पानी थोड़ी निकल आएगा कि कंटेनर भर के, ये एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे एक दिन आपने एक नेचर पढ़ा था हाइग्रोस्कोपिक, याद है क्या मतलब था इसका, ये भी वाटर को अट्रैक्ट करता है फ्रॉम एनवायरमेंट। और इथेनॉल ने जब वाटर को अट्रैक्ट करा था तो डीजल में वो मिक्स भी नहीं हो पाया था, एक फेज लेयर डेवलप वहां पे कर ली थी। तो इसका भी कुछ ऐसा ही हाइग्रोस्कोपिक नेचर रहेगा, वो क्या करेगा, स्पॉन्ज दूर दूर से अपनी तरफ क्या करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा। एक और एग्जाम्पल सुनो, जब कपड़े धोए होते हैं आपने, चलो किसी ने स्पिन आउट भी कर लिए, वो सूख जाते हैं, फिर भी धूप तो लगानी पड़ती है। अब धूप में कैसे लगाते हो, जैसे ये मान लो टी शर्ट है आपकी, पूरी फैला के लगाते हो ना इसको, कि ऐसे रखाते हो वहां पे, फिर दो चपेड़े भी लगती होंगी बचपन में मम्मी से कि ऐसे रखते हैं कपड़े, बताया नहीं था, ऐसे पूरे निचोड़ के रखने होते हैं फैला के। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी जल्दी क्या होगी यहाँ से, इवेपोरेशन। ये जो स्पॉन्ज है इसका साइज आप बेशक छोटा रख दो, पर इसके अंदर जो पोर्स हैं उनको ज्यादा बना दो, तो उतनी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर पाएगा अपनी तरफ। मतलब थोड़ी सी एरिया में आपने बहुत ज्यादा वाटर अट्रैक्ट करवा लिया उससे। तो सरफेस एरिया का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा।
जितना ज्यादा सरफेस एरिया। एक और एग्जांपल, आपने एक ग्लास का पानी लिया, अभी जब दिवाली पे आप घर पे बैठोगे करना ये वाला काम, आपने एक ग्लास का पानी लेना, एक से ना स्प्लैश कर देना उसको जमीन के ऊपर, तो वो फैल जाएगा सारी जगह पे, ठीक। दूसरा क्या करना, फिर से उसी ग्लास को पानी से रिफिल करना, उसको वैसे रखे रखना, धूप की वहां पे प्रेजेंस होनी चाहिए, ग्लास वाला देखना वो पानी वैसे रहेगा, जबकि जो सरफेस पे गिरा होगा वो सूख जाएगा। क्यों? सरफेस एरिया ज्यादा था, इवेपोरेशन में उतना जोर नहीं लगा, सारे वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर में थे। तो इसमें भी हम पोर्स के ऊपर क्यों फंक्शन कर रहे हैं? पोर्स पे इसी वजह से फंक्शन करा। देखो, मान लो 1 2 3 4 4 डॉट्स थे मेरे पास, ये 4 छेद हैं वहां पे बने हुए उस लेटिस के अंदर। अब मैंने 4 के बदले कितने बना दिए? इसके 8 बना दिए। पहले 4 ही मॉलिक्यूल वाटर के जाते शायद, अब कितने चले जाएंगे? 8 चले जाएंगे। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इन पोर्स का, जितने ज्यादा ये पोर्स होंगे, उतनी ज्यादा वाटर की एब्जॉर्प्शन रहेगी। तो डेजर्ट वाले एरिया में तो एक प्रॉब्लम वाटर की जो रहती है वो वाली, तो इससे बहुत इजीली सॉल्व हो सकती है। पर जितना इजीली मैंने बोला उतना ही अभी ये टफ प्रोसेस है, सिंस डिस्कवरी है एक, अभी ब्रेक थ्रू हुआ है, तो आने वाले कुछ साल लगेंगे इस पे। देन नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर। आगे ग्लोबल वार्मिंग वाला एग्जाम्पल, इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो रखी है, हीट को ट्रैप कर रही है, अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो अगर कोई ऐसी चीज हो, ऐसा स्पॉन्ज हो अपने पास जो इन सारी चीजों को अट्रैक्ट कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, और फिर बाद में हम इसको जाके कैप्चर कर ले, तो उससे क्या हुआ? एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा था, वो हमने रिड्यूस करवा दिया। नंबर 3, हाइड्रोजन स्टोरेज। अब देखो, हाइड्रोजन, पानी तो वैसे अर्थ का 70% एरिया ही किस चीज से भरा हुआ है? पानी से। पर बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसको एज अ फ्यूल यूज करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। क्यों पड़ता है महंगा? इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह जब आप करते हो, बहुत ज्यादा टफन प्रोसेस हो जाती है। पर क्या हो, अगर पोर्स के ही अंदर वो सारी कैपेबिलिटी ऐड कर दी जाए, तब तो हाइड्रोजन आप आराम से स्टोर कर पाओगे। अगेन, जितना इजी एग्जांपल लग रहा है उतनी ही टफ प्रोसेस भी रहेगी। पहले ये पोर्स पे भी तो और स्टडी करनी पड़ेगी कि कैसे कैप्चरिंग करवाएंगे। फ्यूल की बात आ गई, सारी पॉपुलेशन के पास वहीकल है, सभी को फ्यूल प्रोवाइड करना है, तो अपने में एक चैलेंज वो भी रहेगा। देन आते हैं पॉल्यूटेंट एक्सट्रैक्ट। तो ये वाटर के अंदर भी आपने हैवी मेटल सुने होंगे कि पानी के अंदर मर्क्यूरी था, पानी के अंदर आर्सेनिक था, पानी के अंदर कैडमियम था। कैडमियम और जो आपका आर्सेनिक है, इसके ऊपर पंजाब ने क्वेश्चन पूछा हुआ था लास्ट के 2 साल पेपर जो आप देखोगे उठा के। जैसे आर्सेनिक से कौन सी पड़ी थी, कौन सी डिजीज थी आर्सेनिक से? नो, वो कैडमियम से थी। आर्सेनिक से थी ब्लैक फुट डिजीज। इतई तई को ही आउच आउच डिजीज बोलते हैं, और जॉइंट में पेन रहता है, दैट इज कैडमियम की वजह से। और ऑप्शन में दोनों ही दिखती हैं ये चीजें, तो याद रखना इसको। तो वाटर में से वो जो पॉल्यूटेंट थे उनको आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। देन कैटालिसिस एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये आगे इलेक्ट्रोलिसिस एंड ऑल, वो जो भी आप प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं किसी चीज की एक्सट्रैक्शन के लिए, वो सारी यहाँ पे। कैटालिसिस मतलब केमिकल रिएक्शन को फास्टन कर रहे हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के केस में आप जो भी नेचर से रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज कर रहे हो उसके फील्ड में। देन सुसुमो कितागावा की कंट्रीब्यूशन क्या रही? इन्होंने बोला कि कैसे हम बेटर तरीके से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में से गैसेस को इन एंड आउट कर सकते हैं। कैसे गैसेस आएंगी, कैसे जाएंगी, दोबारा से वो अपनी उसी फ्लेक्सिबिलिटी को रिटेन कर लेगा। मतलब फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ एमओएफ के ऊपर इन्होंने फोकस करा, ना कि रिजिड लाइक ट्रेडिशनल क्रिस्टल, कि ये क्रिस्टल हिलेंगे नहीं, अगर कोई चीज यहां से पास करेगी वो टूट सकती है, तो उसके ऊपर फोकस नहीं किया, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर फोकस किया। नेक्स्ट इज कोबाल्ट को यूज किया इन्होंने, निकल को यूज किया, जिंक आयन को यूज करा, मल्टीपल मेटल्स का यूज करा कि कैसे इनको हम बेटर बना सकते हैं। ये इनका रिसर्च पेपर का मेन इंग्रेडिएंट रहेगा। भूल भी जाओ तो चलेगा, 4,4 बाय पायरिडीन इन्होंने यूज किया था। ये साइड में स्ट्रक्चर है इसका। 3D मॉडल बनाया, ओपन बनाया, इंटरसेक्टिंग। याद है वो कौन बनाते थे आप? एक आर्क यहाँ से लगाते थे, एक यहाँ से। तो इंटरसेक्टिंग मतलब ये जो लाइंस लग रही है ना इन बॉल्स के बीच में, वो इंटरसेक्ट भी कर रही थी एक दूसरे को। इंटरसेक्टिंग स्ट्रक्चर बनाए ताकि पोर्स जो है उनका सरफेस एरिया और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। एंड फाइंडिंग क्या निकल के आई कि ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है, गैसेस को रिलीज भी कर सकता है, पर शेप को चेंज नहीं करेगा। यही तो प्रॉब्लम आ रही थी पहले, स्ट्रक्चर पूरा ही कोलैप्स कर जाता था जब भी कोई चीज उससे पास करती थी। तो इन्होंने कर दी वो स्टेबिलिटी एंश्योर। मिल गया इनको नोबेल प्राइज 2025 इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो अर्ली 2000 में स्टेबल एमओएफ तो थे, पर उनकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने पे हमने फोकस करना शुरू कर दिया, और ज्यादा मॉडिफिकेशन करी ताकि जो प्रॉपर्टी पहले कोलैप्स करवा देती थी स्ट्रक्चर को, वो प्रॉब्लम्स ना आए। कैविटी साइज को इंक्रीज करा, ये सारी एप्लीकेशन आपने देख ली। एक एग्जांपल, ट्रैपिंग इथाइलिन गैस फ्रॉम फ्रूट टू शो
टू स्लो डाउन राइपनिंग एंड रिड्यूस स्पॉइलेज। फ्रूट्स खराब ना हो तो उसके लिए भी ऐसे स्पॉन्ज बनाए जा सकते हैं जो इथाइलिन गैस को एब्जॉर्ब कर ले। स्टोरिंग हाइड्रोजन एंड मिथेन फॉर क्लीन एनर्जी एप्लीकेशन। ये लोग हाइड्रोजन का भी यूज कर रहे हो, मिथेन का भी, इनडायरेक्टली एब्जॉर्ब करवा रहे हो स्पॉन्ज के ऊपर, उन पोर्स के अंदर। पोर्स का सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगी। वो कपड़े वाला एग्जाम्पल याद रखना, अगर कपड़े को फैला के सूखने को डालते हो तो वो जल्दी सूखेगा, रादर देन इकट्ठा ही एक जगह पे अगर डाल दिया होता। और इसके बाद वाटर से जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं उनको रिमूव करना, देन हार्वेस्टिंग वाटर फ्रॉम डेजर्ट एयर। तो ये था आपका ब्रेक थ्रू इन केमिस्ट्री, इसी वजह से मिला अवार्ड इन 2025। उसके अंदर पोर्स होते हैं, कैसे पास नहीं होता? फिर वो जो लाइट गई वो कैसे गई? वो टकराई किससे टकराई? अब वही बात आ गई ना, मैंने बोला था पहले कि आपने लेटिस तक ही रहना है, अगर अंदर तक जाना है तो फिर सुनो। अभी यहाँ पे मैंने दो फैक्टर और बोले थे, टेम्परेचर भी बोला था, प्रेशर भी बोला था। मतलब अंदर बाइंडिंग फोर्सेस तो एग्जिस्ट कर रही हैं, वो पोर्स ही हैं। मेटल पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। एक मिनट एक मिनट, यहाँ से कुछ उठा लेते हैं। जैसे ये माउस है, अभी मैं इसके ऊपर पत्थर फेंकूं तो छोटी छोटी चीजें निकल के आएंगी ना, मतलब ये पूरा अपार्ट हो जाएगा, वैसे नहीं रहेगा। वैसे ही हमारी मेटल्स होती हैं। जितनी इरेजर देख लो, इरेजर को अब मैं एक रेक्टेंगुलर शेप बना लेती हूँ, ये मैं पीसेस में कट कर रही हूँ, कितने पीसेस कट कर सकते हो? न्यूमरस हो सकते हैं ना, कि जितना छोटा आप पीस करते जाओगे डिवाइड करता ही जा रहा है। अब वो जो लास्ट में आपके पास एक पीस निकल के आएगा वो आपको तो विजिबल होगा, पर एटम क्या बोला? वो तो इनविजिबल है नेचर में, गैसेस एग्जिस्ट कर रही हैं पर आपको तो दिखाई नहीं दे रही। तो वो बिल्कुल हम एटॉमिक लेवल तक जाके आए अभी, जो इनविजिबल होता है नेचर में, जिसके लिए आपको स्पेसिफिक एपरेटस चाहिए होते हैं कि कैसे हम इसको विजुअलाइज करें। रमन इफेक्ट, अभी रमन जी का हमने नाम भी पढ़ा कि उनको भी नोबेल प्राइज मिला था। रमन इफेक्ट स्टडी करा था बिना किसी एपरेटस के, बाद में पता लगा ये फिनोमिना एग्जिस्ट करता है। इनविजिबल चीज के बारे में उन्होंने बिना किसी मशीन के बता दिया था कि ये रमन इफेक्ट, ये इफेक्ट डायफ्रेक्शन से रिलेटेड एग्जिस्ट करता है बिना किसी मशीन के। तो वो इनविजिबिलिटी पे है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस का यूज करा जाता है। अब वही चीज आ गई है, डीप केमिस्ट्री का पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकती आपको, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम के बारे में सभी ने सुना है, कैसा होता है वो नेचर में? मतलब वाटर के अंदर इजीली स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वाटर में डालेंगे वो आग पकड़ लेता है, पर वहीं पे कैरोसिन में रखोगे वो सेफ रहता है। चलो सोडियम आपने देख के रखा है, कैल्शियम देखा है, अभी चूना देखा है सभी ने, चूने के पास चलते हैं, वो और ज्यादा रिलेटेड होता है आपके। जैसे आप चूने को पानी में घोलते हो, क्या होता है उसके बाद? बबल्स निकलते हैं, किसी ने बोला, और गैसेस निकलती हैं। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। पर वहां पे तो कैल्शियम था, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड था, CaO, क्विक लाइन भी जिसको आप बोलते हो, और वाटर था आपके पास H2O। वो बबल कहाँ से आया? वो गैस कहाँ से आई? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहाँ से हुआ? गर्म भी हो जाती है ना बकेट, कभी भी प्लास्टिक की बकेट में उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, वो तो जल जाएगी सारी, इतना ज्यादा टेम्परेचर रेस करता है। तो मतलब अंदर ऑलरेडी बहुत से एटम, बहुत से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं जो बाद में टूट रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ जुड़ा, तब जाके CO2 निकल रही है आपके पास, ड्रॉ करने के लिए लिक्विड बन के आ रहा है, बबल्स बन के आए, इतना सारा टेम्परेचर निकल के आया। पोर्स एग्जिस्ट उस कैल्शियम के अंदर ही कर रहे थे। तो मतलब तोड़ते जाओ चीजों को अंदर, वो एटम्स निकलते जाएंगे, वो पोर्स वहां पे प्रेजेंट है। अभी साइंस होगी आपकी, वहां पे ये दोबारा से आएगा कि कैसे सॉलिड बनता है, कैसे स्पेसेस होते हैं। हाँ हाँ हाँ, वर्ड सुनो सुनो, आगे लिखा ही क्या था? डिस्कवरी लिखी थी ना। डिस्कवरी और इनोवेशन में क्या फर्क होता है? डिस्कवरी मतलब कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही थी पर हमको पता नहीं थी। इन्वेंशन या इनोवेशन मतलब कोई चीज नहीं एग्जिस्ट कर रही थी पर अपनी सहूलियत के लिए हमने उस चीज को बनाया। मॉडिफाई नहीं, मॉडिफाई तो डिस्कवर्ड चीज को भी कर सकते हैं। इन्वेंशन तो पूरा नया था, कंप्यूटर पहले थे नहीं थे? सुनो सुनो सुनो, मैं बताती हूँ। एक लेटिस स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, एक मिनट रुक जाओ, आराम से सुनना अब इसको। ये होता है आपका लेटिस स्ट्रक्चर, ये हर एक कंपाउंड का, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सभी का ये एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर खाली स्पेसेस होते हैं। अब वो खाली स्पेसेस में से ना, जैसे भी कोई गैस डाली जाती थी या पानी डाला जाता था, वो कोलैप्स कर जाता था स्ट्रक्चर।
उसके ऊपर मेन फोकस किया। और जो तो ऑलरेडी पता थे कि अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को मिक्स करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट निकल के आएगा, गैस निकल के आएगी, H2O निकल के आएगी। इनके ऊपर तो हो चुकी है स्टडी, इसको तो साइडलाइन कर दो। पर जो अनस्टेबल हो जाया करते थे, जो ये पोर्स थे, इनका नंबर क्या डिवाइड किया जा सकता है, वेरी करवाया जा सकता है, क्या इनका सरफेस एरिया इंक्रीज किया जा सकता है, क्या ये स्टेबल हो सकते हैं, उसके लिए ये नोबेल प्राइज में अवार्ड दिया गया है। तो वो चीज पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, पर किसी ने स्टडी नहीं करा था उसको, इन्होंने स्टडी करा कि कैसे हम और ज्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस MOF, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेटल्स का भी पहले से ही पता था, ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी पहले से ही पता था, पर वो जो पोर्स की प्रॉपर्टी थी उसको और ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में नहीं था पता। एग्जिस्ट कर रही थी, पर डिस्कवरी इन्होंने करी। अब क्लियर है थोड़ा थोड़ा। चलो, बाकी डीप केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 9th क्लास से ही केमिस्ट्री की इतनी मोटी बुक आती है चांद की, वो इसी वजह से आती है क्योंकि केमिस्ट्री इज वेरी डीप। इनविजिबल चीजों को आप पढ़ रहे होते हो जो शायद आप पढ़ते पढ़ते देख नहीं सकते, इमेजिन करनी पड़ती है साथ में। फिर आप लेबोरेटरी में जाते थे, फिर वहां पे उनको अप्लाई करते थे कि ये प्रिंसिपल बताया था, क्या ये एप्लीकेबल होगा। तो वो इनविजिबल आपने थ्योरेटिकली स्टडी करा, उसके बाद लैब में जाके उसको इंप्लीमेंट करा कि देखें तो कि कैसे आएगा। कलर चेंज कर जाता है, कैसे करा, जैसे होली के कलर आते हैं, पानी में आपने मिक्स करे, एटम एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, तब जाके। एक और एग्जाम्पल, धूप पट्टी चलाते होंगे आप रात को जब पूजा करते हो, सुबह करते हो, खुशबू दूसरे कमरों तक भी आ जाती है ना, मतलब गैसेस एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे रूम के अंदर, तभी वो पास कर पा रही हैं। सेम तड़का लगता है अंदर तक, कईयों ने खांसी वाला लगाया होता है, जैसे मिर्ची का तड़का से हमारे वो भी लगाते हैं तड़का, तो ऐसे पूरे घर में फैलता है, वो सारे खांस रहे होते हैं। तो वो पता कैसे चला, मीडियम एग्जिस्ट कर रहे हैं, बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, बीच में कुछ पोर्स उनमें एग्जिस्ट कर रहे हैं जो उनको पास कर रहे हैं। तो वो पहले से ही पता था। ब्रेक थ्रू क्या है, इनको कैसे बेटर स्टेबल बनाया जा सकता है, स्ट्रक्चर को लैप्स ना करें, उनके ऊपर स्टडी करी इन तीनों लोगों ने। और उसमें ये ब्रेक थ्रू निकल के आया कि जो आज के टाइम पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं, उनको कैसे हम इससे टैकल कर सकते हैं। तो इस वजह से अपने में ही ब्रेक थ्रू है।